गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मनीष आपके लिए दिशा बुक से राजस्थान इतिहास के एमसीक्यू लेके आया हूँ। हम गत क्लास में 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के एमसीक्यू कर चुके हैं। अब हमारा चौथा चैप्टर में चौहान वंश चल रहा है। प्रतिहार वंश के हम एमसीक्यू कर लिए। ये एमसीक्यू हमारे गत एग्ज़ाम में आए हुए सभी एग्ज़ाम के एमसीक्यू है, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए हमारे महत्वपूर्ण सिद्ध हो गए। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक श्लोक बोलते हैं, मोटिवेशन श्लोक। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। दुखी ना हो मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल तेरा दौर भी आएगा, तेरा दौर भी आएगा। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से पीआई की क्वेश्चन है। पहला, चौहान वंश निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? गोत्रोच्चय ग्रंथ में, जबकि हमीर रासों में चौहान को सूर्यवंशी, हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज विजय में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। व्याख्या, चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत है। ब्राह्मण वंशी मत डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कायमघा रासो तथा डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा चौहानों को ब्राह्मण वंशी मत कहा गया है। अग्निकुंड की उत्पत्ति के अनुसार पृथ्वीराज रासो, नैन्सी एम सूरज मिश्र ने चौहानों को अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया गया है। और चौहानों को सूर्यवंशी, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सूर्यजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, इतिहासकार गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा भी चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। चौहानों को इंद्रवंशी कौन मानता है? रायपाल का सेवड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्रवंशी माना जाता है। जबकि चौहानों को विदेशी मत में कर्नल जेम्स टोड तथा डॉक्टर V.A. स्मिथ, विलियम क्रूक ने बताया है। चौहानों को चंद्रवंशी किसने बताया? हाँसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का लेख चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है वासुदेव चौहान। व्याख्या, शाकंभरी या सांबर के चौहान कौन से हैं? चौहानों की राजधानी, इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। जलीय शिलालेख के अनुसार उसने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी सांबर थी। किसको चौहान का मूल स्थान माना जाता है? सपादलक्ष को चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। व्याख्या, चहमान या चौहान चांगल देश, बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ में रहने वाले थे। उनके राज्य का प्रमुख भाग सपादलक्ष सांबर था और उनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। चंदनराज की रानी रुद्राणी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? चौहान, ये शाकंभरी चौहान से संबंधित थी। व्याख्या, शाकंभरी चौहान शासक चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी योगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की स्थापना करती थी। गुवक किस वंश के संस्थापक थे? गुवक चौहान अर्थात चौहान वंश के संस्थापक थे। चौहान वासुदेव चौहान चौहानों का आदिपुरुष था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामान थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र शासक स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार की। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभराज का पुत्र गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ की पहाड़ी सिक्कर पर निर्माण करवाया। निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हर्षनाथ गुवक प्रथम ने। जानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। और निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। उस शासक का नाम है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज विजय ने गोविंद थड़ को वेरी भट्ट की उपाधि दी गई तथा इसी ग्रंथ में 5वें खंड में बताया कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी से 700 चालुक्यों को मार डाला, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटते आए हैं। अजमेर के संस्थापक था। अजमेर का संस्थापक अजयराज। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी का काल का समय चौहान के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के प्रमाण पर दबाव बनाते तथा अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा गर्जनी की मछेल सुल्तान को परास्त किया। अजयराज ने श्री अजयदेव नाम की चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। कुछ मुद्राएं पर उनकी रानी सोमवती का नाम भी अंकित है। रानी को सोमलेखा भी कहते थे। श्री अजयमाल चौहान के संस्थापक थे अजमेर के। व्याख्या, अजमेर का पहला चौहान शासक किसे
जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह है अजयराज। किस चौहान शासक ने अजमेर को अपने पहले अपनी राजधानी बनाया है वह है अजयराज। निम्न में से कौन सा कथन अजमेर के चौहान राजा अजयराज के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तीसरा, दिल्ली को अपने अधीन में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था, नहीं है। अजयराज ने अजमेर अतः अजयमेरू के नवीन नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजद, मतंगा अतः गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। कुछ सिक्कों पर अब अजयराज की रानी सोमवती का नाम भी उल्लेखित है। अजमेर के चौहानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। अजयराज ने अपनी राजधानी सांभर से अजमेर स्थानांतरित की। ठीक है। अजयराज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण कराया और उसका नाम आनासागर रखा। ये गलत है, केवल एक ही कथन सत्य है। आनासागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। राजस्थान में किस चौहान शासक ने जानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से वर देने का श्रेय दिया है? वो कौन सा था? अजयराज सेकंड। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया कि अजयराज द्वितीय ने मालवा के राजा सुलहना के साथ साथ मुसलमानों को हराया। उसने दुनिया को चांदी के सिक्कों से भर दिया। अर्णोराज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अर्णोराज राजकाल के प्रारंभ में अब उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा। उसने अर्णोराज चालुक्य नरेश जयसिंह दिव्यराज की पुत्री से विवाह किया और अर्णोराज अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। व्याख्या: अर्णोराज का कार्यकाल 1133 से 1155 ईस्वी का था। अर्णोराज अजयराज के बाद उनके पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में गद्दी संभाली। उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। इसने महाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक की उपाधि धारण की। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया तथा मालवा के नवमन को प्रभावित किया। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपने पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया। अर्णोराज ने इंदुमती नदी को रोककर अजमेर में आनासागर झील का निर्माण कराया। अर्णोराज स्वयं सेव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में कतरगच्छा के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। देवबोध और धर्म घोष उसके समय के प्रखंड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासक पर अपना अधिकार कर लिया। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर चौहान शासक बना। अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर उपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया था? वह है नरवर्मा। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कटिबुद्धि कविवादक की उपाधि दी गई है? वह है विग्रहराज चतुर्थ। व्याख्या: विग्रहराज चतुर्थ विसल देव 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी में 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमर व दिल्ली के मुसलमानों को परास्त कर उन पर अधिकार किया। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से नाडोल, पाली, नागौर व जालोर छीन लिए। इन्होंने चित्तौड़ के चालुक्य दंड नायक सज्जन का वध किया। समकालीन लोग इन्हें कवि वादक कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। विग्रहराज ने संस्कृति में हरिकेली नामक नाटक लिखा। विग्रहराज की कुछ पंक्ति 2.5 दिन के झोपड़े अजमेर एवं बिस्ट्री इंग्लैंड स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक का अंकित है। ललित विग्रहराज का लेखन सोमदेव इनका दरबारी कवि था। विग्रहराज चतुर्थ एवं इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी की काल्पनिक प्रेम कहानी का वर्णन ललित विग्रहराज में है। जो सोमदेव इनके लेखक सोमदेव सोमेंद्र इनके राजकवि दरबारी कवि थे। उन्होंने लिखी। सेव मतावली होते हुए भी इन्होंने जैन विहार बनाने और उनके उत्सवों में भाग लिया। विसलदेव ने धर्मघोष सूरी के कहने से एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी थे? ये हमारे विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव के शासक के दरबारी थे। चौहान शासकों में से किस शासक को विसलदेव के नाम से भी जाना जाता है? वह है विग्रहराज चतुर्थ को विसलदेव के नाम से जाना जाता है। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई
सोमेंद्र द्वारा हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की। कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़गढ़ एवं पाली को किस चौहान राजा ने जीता था? वह है विग्रहराज चतुर्थ। चहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उसने ललित विग्रह नाटक की रचना की, जबकि ललित विग्रह नाटक की रचना सोमेंद्र द्वारा की गई। उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। विग्रहराज चतुर्थ ललित विग्रह की रचना नहीं की। इनके कवि लेखक कवि थे सोमेंद्र चौहान, सोमेंद्र है ना, सोमेंद्र थे। सोमदेव द्वारा, सोमदेव उनका राजकवि था जिन्होंने ललित विग्रह की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासक को पराजित कर चौहान राज्य का विस्तार किया। निम्न कथनों को पढ़िए, नीचे दी गई कूट की सहायता से विकल्प का चयन कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था, सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। दोनों कथन सही है। अगला, अजमेर का प्राक्रमिक चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया हुआ था, वह विग्रहराज चतुर्थ। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृति महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। विशलदेव। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर संस्कृति कंठाभरण का निर्माण कराया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के रूप में परिवर्तित 1198 ईस्वी में कर दिया। 1864 ईस्वी में भारत सरकार के प्राथमिक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन जनरल ने 2.5 दिन का झोपड़ा का सर्वेक्षण किया और इसके परिसर में काले पत्थर के वे शिलालेख ढूंढ निकाले जिसमें संस्कृत नाटक हरिकेली विशलदेव चौहान द्वारा रचित तथा ललित विग्रहराज दरबारी कवि सोमदेव द्वारा रचित उत्कीर्ण थे। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? 2.5 दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत पाठशाला, संस्कृत कटभरम के नाम से जाना जाता था। 2.5 दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदाया गया है? वह ललित विग्रह। किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्तीर्ण करवाया गया था? वह था विग्रहराज चतुर्थ। व्याख्या, टोंक जिले के विशलपुर कस्बा एवं विशल सागर बांध का निर्माण विशलदेव द्वारा करवाया गया। इसके काल, विशलदेव के काल में चौहान का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापना की सेवा कर उसने सपादक राज्य का विस्तार, राज्य का स्तर ऊपर उठाया। विग्रहराज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम जवालपुर परिवर्तित किया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेचों को बार बार पराजित किया। इसने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया? वह है विग्रहराज चतुर्थ। शिवालिका अभिलेख के अनुसार कि चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया? वह विग्रहराज चतुर्थ। चौहान शासक, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप केसर की उपाधि धारण की? वह सोमेश्वर। व्याख्या, अर्णोराज के छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया शिलालेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भटियाड़ा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया है? वह है मलिक जियालुद्दीन। व्याख्या, झांसी क्रांति ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तबर-ए-हिंद सरहिंद का किला काजी जियालुद्दीन को दे दिया। पृथ्वीराज तृतीय ने किले पर आक्रमण कर जलालुद्दीन को बंदी बना दिया एवं बाद में बड़ी धनराशि के बदले उसे रिहा किया। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध लड़ गए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इसकी उपाधि राय पित्रो युद्ध में पीठ न दिखाने वाला बताया गया है। पृथ्वीराज तृतीय को इसलिए राय पित्रो की उपाधि दी गई। दंगल पुंगल पृथ्वीराज विजय को बताया गया क्योंकि ये विश्व विजेता था। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन करनाल हरियाणा के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की राज्य का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयुक्ता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। 1191 से 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? हुआ है पृथ्वीराज तृतीय। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया है? वह है किला राय पिथरो।
व्याख्या दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में आनंदपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के शहंशाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम राय पित्रों किला रखा। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान नहीं थे? सारंगधर। जबकि विद्यापति गौड़ भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी थे। विश्वरूपक वागीश्वर जनार्दन भी पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक जानक चंद्रबरदाई को भट्ट कहा जाता है। जनानंद, आशाधर, विद्यापति गौड़, पद्मनाथ शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद विभाग के मंत्री थे और विश्वरूप आदि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था? वह पद्मनाथ। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदमवास। व्याख्या अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसका जन्म 1166 ईस्वी में विक्रम संवत 1223 में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अहिल पाटन में हुआ। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज तृतीय की आयु मात्र 11 वर्ष थी। ऐसे समय में इनकी माता कपूरवी देवी ने संरक्षण की भूमिका निभाई। उस समय कदमदास उसका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। कदमदास को केमवास या केमांस भी कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में से सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति थे। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? वह विरुद्ध विधि विध्वंस। व्याख्या लक्ष्मीधर द्वारा रचित विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज प्रबंध ने कहा था कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज गौरी कैद कर अजमेर ले गया, जहां उनकी मौत होगी। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने तथा तकात ए नासिरी में पकड़कर फिर मरवा जाना उल्लेखित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। कौन सा था? परमादिदेव। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन शासक था। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में बंडानको के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमाल देव के हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। जब 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमादेव के दोनों वीर सेनायक अल्लाह और उदल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरगति से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा वीरता को प्राप्त करते हुए पृथ्वीराज पंजुनराय कछवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौटा आया। बंडानको का पूर्णतया दमन करने के लिए निम्न में से किसने किया था? वह था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासन किससे नियुक्त किया? पंजुनराय को। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमादि के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध हुआ। किसके मध्य? महोबा और पृथ्वीराज तृतीय के बीच और महोबा चंदेल के शासक था। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा बंडानको का दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में लिखा है? वह है जनपद सूरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड था। सन 1184 ईस्वी के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिमार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई और चौहानों की चालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक गोविंदराज को बताया गया है। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया वह है वाघभट्ट एवं हमीर। व्याख्या वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान तमीज रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उनका दिल्ली में वध करवाया और इसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्धों में विजय रहा। 17वें युद्ध तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? वह थी 1290 ईस्वी में। ऐसे 10 किलों को भी
मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं महत्व नहीं देता। किसने किस दुर्ग के लिए कहा? वह कहा जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए कहा। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन खिलजी ने। हिंदूवाड़ का युद्ध संबंधित था रणथंभौर के जवानों से। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी। रणथंभौर के शासक हमीर चौहानों ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? वह है मीर मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दी थी। किस शासक के द्वारा नव मुसलमानों को आश्रम देना दिल्ली सुल्तान के युद्ध का कारण बना? वह हमीर चौहान। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों को किसके पास शरण ली? वह था अमीरदेव। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? वह है नसरुद्दीन खां। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? वह है अलाउद्दीन खान के। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेना नायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मंजीक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? वह है नसरुद्दीन खां। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक हमीर चौहान था और आक्रमण का समय था 1301 ईस्वी में। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? वह था रणमल और रत्तीपाल। रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जोड़ संबंधित था रणथंभौर से। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडोल। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल थे। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? वह था उदय सिंह। जालोर के चौहान शासकों में से कौन सा राज्य को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा? वह था चारसिख देव, जिनका कार्यकाल 1257 से 1282 ईस्वी तक रहा। 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कान्हाड़ देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था? वह है उलुग खां। वह नुसरत खां के साथ मिला। कान्हाड़ देव कहाँ का शासक था? कान्हाड़ देव जालोर का शासक था। कान्हाड़ देव जालोर के चौहान वंश के शासक था। इन्होंने खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन युद्ध लड़ा जो 1305 से 1311 ईस्वी तक रहा। जालोर के अलाउद्दीन का समयकालीन शासक कौन था? वह था कान्हाड़ देव। निम्नलिखित में से किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय पर का विवरण मिलता है? वह है कान्हाड़ देव प्रबंध। कान्हाड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? कान्हाड़ देव का मुख्यमंत्री था अपना सिवाना। कान्हाड़ देव का मुख्यमंत्री था जेता देवड़ा। और अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम हैदराबाद रखा? सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन ने उसका नाम हैदराबाद रखा। व्याख्या, इस किस्म की हम व्याख्या देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का पतन कर अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में एक सेना किले को फतह करने के लिए नियुक्त कर दी। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर को सौंपा और उसका नाम हैदराबाद रखा। इस विजय के बाद मलिक नायब के नेतृत्व में शत्रु सेना जालोर को घेरने के लिए आगे बढ़ी, परंतु कान्हाड़ देव के लड़के विरमदेव और उनके छोटे भाई मालदेव ने शत्रु का किला लेने के प्रयत्न को विफल कर दिया और उन्हें दूर मार्ग पर खदेड़ दिया। इस अवधि में उनका सेना नायक शम्स खान अपनी स्त्री और साथियों के साथ बंदी बनाया गया। मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना नायक एवं उनकी पत्नी को कान्हाड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? वह था शम्स खान। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? सोनराज चौहान वंश का। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल-उद-दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी।
सही कथन है बिल्कुल। जालोर पर पता करने के लिए, जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्णक का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर किले में प्रवेश करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किला जीता। 1301 ईस्वी में रणथंभौर जीता। फिर उसने बाद में चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम रणथंभौर को 1301 ईस्वी में विजय किया। सेकंड नंबर पे चित्तौड़गढ़ को 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया। चित्तौड़गढ़ के बाद में सिवाना दुर्ग को 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया। और चौथे में जालोर के किले को 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर विजय किया। चौहान शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले चामुंडराज, फिर उसके बाद में दुर्लभराज तृतीय आया था, फिर इसके बाद में विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज फर्स्ट का शासक रहा। व्याख्या, चौहान शासकों का सही कालक्रम अनुसार वासुदेव चौहान, फिर उसके बाद में गुहा के बाद में विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज द्वितीय, गोविंदराज तृतीय, चामुंडराज, दुर्बलराज तृतीय, विग्रहराज सेकंड, पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज का कार्यकाल 1113 ईस्वी से 1130 ईस्वी में। फिर अन्नोराज, अजयराज का पुत्र 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। फिर इसके बाद में विजयराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी में। पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय जो 1177 से 1192 ईस्वी तक राज किया। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले पृथ्वीराज फर्स्ट आया, फिर उसके बाद में अजयराज के बाद में अजयराज का पुत्र अन्नोराज के बाद में इसका पुत्र विग्रहराज चतुर्थ आया जो इसका वंशज था। फिर कोटा राज्य के संस्थापक माधव सिंह, राजस्थान के कानपुर तथा उद्यानों का नगर नाम में विख्यात इस औद्योगिक नगरी की स्थापना माधव सिंह ने की। अभिलेखों के अनुसार बूंदी के राजा जेत सिंह के पुत्र ने जब 1264 ईस्वी में चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कोटियाभील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में कर लिया था। उन्हें कोटियाभील के नाम पर इस स्थान का नाम कोटा रखा। कोटा राज्य में नियुक्त मराठों का प्रथम वकील कौन था? लालाजी वल्लाल। मराठा बालाजी पेशवा ने 1737 ईस्वी में कोटा पर अधिकार कर अपना प्रथम वकील एवं प्रतिनिधित्व लालाजी वल्लाल को नियुक्त किया। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 ईस्वी में कोटा के शासक महाराव राम सिंह के शासनकाल में महाराजा तथा उनके दीवान व फौजदार जालम सिंह के पुत्र के मध्य शासन के अधिकार को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने सन 1838 ईस्वी में कोटा रियासत से 17 अप्रैल लेकर झालावाड़ को स्वतंत्र रियासत गठित कर दिया तथा झाला मदन सिंह को वहाँ का स्वतंत्र शासक बना दिया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह राजस्थान की दूसरी स्वतंत्र रियासत है। पहली स्वतंत्र रियासत 1817 ईस्वी में टोक थी। नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झालापाटन, पूर्व नाम पाटन बनाई गई थी। मांगरोल का युद्ध कोटा के महाराजा तथा झालावाड़ के जालम सिंह के मध्य 1821 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों में मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जालम सिंह की। कोटा के महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार जालम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के अधिकारों का प्रयोग जालम सिंह एवं उनके वंशज करेंगे तथा महाराव उमेद सिंह एवं उनके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासक करना चाहते थे, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। अतः अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह और जालम सिंह के बीच बारा के पास मांगरोल युद्ध हुआ। 1821 ईस्वी में युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से किशोर सिंह और जालम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में जालम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेंगे और झाला के राजकाज में महाराव का दखल नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जालम सिंह प्रशासन का सर्वस्व हो गया। जालम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
वह कोटा राज्य का शासक था, जबकि झाला झालम सिंह कोटा से अलग होने वाला झालावाड़ का शासक बना था। झाला झालम सिंह कोटा का फौजदार कूटनीतिज्ञ राजनेता था। झाला झालम सिंह ने पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासक पूर्णतः उसमें निहित था। व्याख्या: झाला झालम सिंह 1769 से 1883 ईस्वी में 1817 ईस्वी से कोटा के शासक राव उमेद के समय झाला झालम सिंह कोटा राज्य प्रशासक था। उसी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से 1827 ईस्वी में सहायता संधि की। 1762 से 1768 ईस्वी तक झाला झालम सिंह कोटा से हटा दिए गए। तब वे उदयपुर की सेवा में रहे। झाला झालम सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर उदयपुर महाराणा ने उन्हें राजराणा की उपाधि से सम्मानित किया और जागीर दी। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के उमेद सिंह का था। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 ईस्वी में वहाँ के बुद्ध सिंह की कछवाई रानी आनंद कुमारी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर को राणोजी को आमंत्रित किया। उमेद सिंह को एक राजा हुमायूं नामक इराकी घोड़ा उपहार दिया गया। हुंजा नामक घोड़ा उपहार दिया। चौहान वंश के संस्थापक सहजमहल की राजधानी क्या थी? सहजमहल की राजधानी सिरोही थी। सिरोही के चौहानों की देवड़ा शाखा का शासक था, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी में आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी चंद्रावती थी। सिरोही के चौहानों की राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहजमहल 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। तभी महाराणा कुंभा ने सिरोही अपने अधीन कर लिया। कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में नई जानकारी का स्रोत नहीं है? वह है हर्षचरित्र। व्याख्या: पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुजल चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, जबकि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। चौहान निम्नलिखित में किस स्थान से संबंध नहीं थे? चौहान लोधरवा से संबंधित नहीं थे। चौहान वंश की स्थापना। चौहान वंश की स्थापना शाखा। व्याख्या: सांभर के चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की। फिर नाडोल के चौहान की स्थापना 1960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह ने की। अजमेर के चौहान की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज ने की। जालोर के चौहान की स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल ने की। रणथंभौर शाखा की स्थापना 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान ने की। बूंदी शाखा की स्थापना 1241 ईस्वी में देवी सिंह हाड़ा ने की। सिरोही शाखा की स्थापना राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी में की। कोटा के शाखा की स्थापना माधव सिंह चौहान ने 1631 ईस्वी में की। अगला हमारा वंश है गुइल वंश। हमने प्रतिहार और चौहान वंश पढ़ लिया है। अगला टॉपिक है हमारा गुइल वंश, जिसे हम मेवाड़ के गुइल सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के संस्थापक गुलादित्य गुइल 556 ईस्वी में की। वागड़ के संस्थापक समर सिंह 1178 ईस्वी में। डूंगरपुर के संस्थापक पृथ्वीराज 1527 ईस्वी में। जयमल ने बांसवाड़ा राज्य बसाया 1527 ईस्वी में। शाहपुरा को सुजानभान सिंह ने 1631 ईस्वी में बसाया। तब प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ 1699 ईस्वी में बसाया। निम्नलिखित में कौन से विद्वान गुइलों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जय एच ओझा के अनुसार डॉक्टर गौरी शंकर ओझा गुइलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. अम्बेडकर तथा गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुइलों को ब्राह्मण वंशी मानते हैं। नैन्सी की ख्यात में गुइलों को कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड एम मनोहर नैन्सी ने मनोहर नैन्सी की ख्यात में गुइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कविराज श्यामल दास ने गुइलों की 36 शाखाएं बताई। निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में सही कथन है? मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में सही कथन कौन सा है? बप्पा की राजधानी चावंड थी। व्याख्या: बप्पा रावल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी का कार्यकाल। बप्पा का मूल नाम कालबोध था। इन्होंने बप्पा रावल की उपाधि अपने गुरु हरीश सिंह ने दी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गुइल साम्राज्य की नींव डाली। अतः इसे गुइल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा ने नागदा को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ पर सहस्त्रबाहु मंदिर बनाया। इन्होंने एकलिंगनाथ मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर का निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया। C.V. वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मोटेल से की। चार्ल्स मोटेल मुगल सेनाओं के सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। मेवाड़ के शासक का सही कालक्रम कौन सा है?
पहले हमीर, फिर हमीर के बाद में छतर सिंह, फिर लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को लागा कहते हैं, लागा के बाद में मुगल आया। पहले हमीर सिंह, फिर छतर सिंह, फिर छतर सिंह के साथ में लागा, लागा के बाद में मुगल। व्याख्या: मेवाड़ के छतर सिंह का कार्यकाल 1213 से 1253 ईस्वी का। फिर तेजपाल का कार्यकाल, तेज सिंह का कार्यकाल 1253 से 1273 ईस्वी में। समर सिंह का कार्यकाल 1273 से 1302 ईस्वी का। हमीर सिंह का कार्यकाल 14वीं पीढ़ी, छतर सिंह, फिर लक्ष्मण सिंह, फिर मुगल, फिर कुंभा। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने परास्त किया? जेतर सिंह ने। जेतर सिंह 1213 से 1253 ईस्वी में कार्यकाल रहा। नरवाहन के बाद मेवाड़ के पद सिंह के पुत्र जय सिंह गद्दी पर बैठा। इन्होंने इल्तुतमिश को युद्ध में हराया और भूताला युद्ध राजसमंद में वापस जाने के लिए बाध्य किया, जिसका वर्णन जय सिंह कृत हमीर मर्दन नामक उस नाटक में किया गया है। चित्तौड़ के रावल अमर सिंह 1273-1302 ईस्वी के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधि फली फूली। उस समय प्रसिद्ध कलाकार कारीगर थे। पहले पदम सिंह, फिर केल सिंह, फिर शिल्पी केलान, फिर शिल्पी वर्मा। रही व्याख्या: रावल समर सिंह के राज्य में रतन प्रभु, सूरी, पासवर चंद, भवन शंकर, वेद शर्मा, शुभ चंद्र आदि विद्वान तथा पदम सिंह, केल सिंह, शिल्प कर्मा, केलहन आदि शिल्पी निवास करते थे। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खाजाइन ई उल फतुह 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुसलमान प्रतिहार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था अमीर खुसरो। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? वह थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए प्राप्त हुए या वीरगति को प्राप्त हुए। गोरा बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? रतन सिंह के। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन चित्तौड़ पर अपना नया नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा। वह चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र की जगह के नाम पर खिजराबाद रखा। गुइल राजवंश के रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुइल वंशीय रावल शाखा का अंतिम शासक था। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ के मुक्तिदाता राणा हमीर को कहा जाता है। राणा हमीर ने 1326 से 1364 ईस्वी में मेवाड़ के उद्धारक एवं सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में चित्तौड़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में अमीर की विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमण में सिंह के सदस्य कहा है। राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान के खनन का आरंभ हुआ? वह था लक्ष्मण सिंह राका। महाराणा लाका के राजवत काल में मगरा जिले में जावर गांव में चांदी की खान निकल गई, जिसमें से चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय की अत्यधिक वृद्धि हुई। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुंड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, चंडीदशक शतक की व्याख्या एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिससे उनकी मेवाड़ी, महाराष्ट्री एवं कर्नाटकी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एकलिंग महाकाव्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना की। कुंभा के अनेक प्रमुख ग्रंथों में कामराज, रतिसार, अतिसार के 7 अंग, सुंदा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गोविंद, वाद प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रतन कोश, हरिवर्दिका है। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? राणा कुंभा द्वारा रचित चारों है संगीत राज, सुंड प्रबंध, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया, चारों महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा कृत है? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुंडा प्रबंध महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। महाराणा कुंभा द्वारा निम्नलिखित कौन सी कृतियाँ हैं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते? सही उत्तर का दीजिए। सुंडा प्रबंध और चंडी शतक महाराणा कुंभा की है। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन
असत्य वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रित थे। कुंभा खुद भी विद्वान थे तथा उन्होंने अनेक विद्वानों को आश्रय दिया। महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ का निर्माण करा। महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी थे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। राजपूताना के की शासक के लेखन से उन्हें संस्कृति, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी और महाराष्ट्रवादी भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है। कुंभा को निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीतराज। व्याख्या। संगीतराज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ तथा सिरमौर ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीतराज को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला रत्नकोश, पाठ्य रत्नकोश। दूसरा नृत्य रत्नकोश। पाठ्य रत्न सबसे छोटा भाग है। दूसरा रत्नकोश। तीसरा गीत रत्नकोश जो सबसे बड़ा भाग है। चौथा वाद रत्नकोश। पांचवा रत्नकोश। रत्नकोशों के उल्लेखों में से एक उल्लासों एवं परीक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परीक्षणों से व्यक्त है। इस ग्रंथ में पाठ्यक्रम रत्नकोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन है। सूड प्रबंध के लेखक है। सूड प्रबंध के लेखक कुंभा है। परिणाम में निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? राजवल्लभ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। रूपमंडल, वस्तु, शक। कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से हैं? रूपमंडल, देवमूर्ति प्रकरण जिसे रूपावंतर कहते हैं, वस्तुमंडल जो वस्तु कला से संबंधित है, वास्तुसार भी कुंभा का है जिसमें दुर्ग, भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद का वर्णन है। कुंभा का अगला ग्रंथ है कोदक मंडल जिसमें धनुर्विद्या का वर्णन है। कुंभा का अगला ग्रंथ है शाकुन मंडल जिसमें शकुन अपशकुन का वर्णन है। वेद मंडल कुंभा का ग्रंथ है जिसमें व्याधि एवं निदान का वर्णन है। प्रसाद मंडल कुंभा का जिसमें देवालय निर्माण कला का वर्णन है। राजवल्लभ मंडल कुंभा का ग्रंथ है जिसमें सामान्य नागरिकों के आवासीय ग्रहों से लेकर राजप्रसाद एवं नगर रचना का वर्णन मिलता है। ये 14 अध्याय में वर्णित है। राजवल्लभ मंडल कुंभा का ग्रंथ है। मंडन द्वारा निम्नलिखित में किन पुस्तकों की रचना की गई? मंडन द्वारा राजवल्लभ, रूपावंतर, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार मंडन द्वारा रचित है। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कौन सा विद्वान नहीं था? मुनि, जिन, विजय सूरी। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि, जैन, सूरी। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कालीनिधि कुंभा का रचना नहीं है, जबकि कुंभा का ग्रंथ है रतन कोश, रसिक प्रिया और सुंदर प्रबंधन कुंभा की रचना है। मंडन के पुत्र गोविंद ने कालनिधि, द्वार, गौरनी व द्वारपादिका नामक ग्रंथों की रचना की। कालनिधि देवालयों के शिखर विधान पर केंद्रित है, जिसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपंगों के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जाता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों का निदान और उपचार की विधियाँ दी गई है। कौन सी पुस्तक महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई है? कौन सी लिखी गई है? उदारधोरणी, कालनिधि और राजदीपिका, जबकि राजवल्लभ कुंभा की है। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई है अभिनव भट्टाचार्य की। महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियाँ। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधियाँ है। नाटक शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नवभ्रत भी कहते हैं। हाल गुरु गिरिध गोका स्वामी, राजगुरु राजाओं की दीक्षा देने की क्षमता। टोडरमल कुंभा को हयेश, हस्तीस और नरेश होने से कहलाते हैं। नाटकराज का कर्ता कुंभा को कहा गया क्योंकि नाटक शास्त्र का ज्ञाता भी है। कुंभा राणोरासो विद्वानों का आश्रयदाता करने के कारण कुंभा को राणोरासो कहा है। हिंदू सुल्तान समकालीन मुसलमान शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि प्रदान की गई है। शैलगुरु शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला होने के कारण कुंभा को शैलगुरु कहा गया है। नंदी केश्वर तार नंदीकेश्वर के मत के अनुसार करने के कारण इन्हें कुंभा को नंदीकेश्वर तार कहा गया है। उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु धनुष विद्या के शिक्षक के कारण, सुरग्रामीणी, रूपशंक निर्भय होने के कारण आदि उपाधियाँ दी गई है। कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? महाराणा कुंभा। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सा दुर्ग नहीं है? गागरोन दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, जबकि कुंभा द्वारा कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है।
वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद में, अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में, बसंती दुर्ग सिरोही में कुंभा द्वारा निर्मित है। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग सिरोही का निर्माण कराया। कोलन और बदनूर ब्यावर के निकट बेराट के दुर्गों की स्थापना की गई। बोमट का दुर्ग बनकर भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार कराया। इसी कारण कुंभा को राजधानी वास्तुकला का जनक भी माना जाता है। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन सा था जिसने राजस्थान के सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया? जो कुंभा था। कुंभा ने 80 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। महाराणा कुंभा को कितने किलो का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? 32 किलो का। कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है वह स्थित है बदनौर में। महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले के पूर्व के भीलवाड़ा जिला के बदनौर में कुशल माता का मंदिर बनवाया, जिसे बेराट माता का मंदिर या जाट बेराट भी कहा जाता है। सन 1437 में मेवाड़ और मारवाड़ युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था मालवा के मापा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना। व्याख्या: सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा तथा मालवा के शासक सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा विजय रहा। ये दोनों ही पड़ोसी राज्य थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु मापा पवार को आश्रय प्रदान किया। कुंभा ने पवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन मोहम्मद खिलजी ने शरणागत को लौटाने से स्वीकार नहीं किया। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था नागौर विवाद। व्याख्या: कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर उत्तराधिकार विवाद था, जिसमें गुजरात की जब हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि का अपने पुत्र जयमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने के बाद उसका पुत्र शम्स खां नागौर का स्वामी बना, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खां को नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां कुंभा की मदद से फिर नागौर का स्वामी बना। शासक बनते ही उसने राणा से संबंध विच्छेद कर दिया और सत के प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत करवाने लगा। महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। चंपारण की संधि किससे संबंधित है? चंपारण की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तान से संबंधित है। चंपारण या चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी की है, जिस चंपारण की संधि महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। इसके अनुसार मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। इस संधि के अनुसार कुतुब शाह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। मोहम्मद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सके। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था। वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। व्याख्या: शत्रुओं से सुरक्षा हेतु राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों के ऊपर करवाया। राजस्थान कौन से शासक को विद्वानों की हिंदूपत कहा है? किसको कहा है? राणा सांगा को। महाराणा सांगा का राजकाल 1509 से 1528 के बीच रहा। महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के हिंदूपत नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पुत्र तथा महाराणा रणमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को, राज्याभिषेक 14 मई 1509 को हुआ। अजमेर के करमचंद पवार ने राणा सांगा को के बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञात में रखा तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने रहे। राणा सांगा ने करमचंद पवार को रावत की पदवी देकर अजमेर, परबसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि 15 लाख की वार्षिक आय के प्रदान में दिए। जागीर में दिए। निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर व बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए? वह महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? खतौनी के युद्ध में। खतौनी का युद्ध पिपला तहसील कोटा का युद्ध था। खतौनी युद्ध पिपला तहसील कोटा में 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा तथा इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजय रहा किंतु लंगड़ा हो गया। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा तथा इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा सांगा
विजय रही, किंतु वह लंगड़े हो गए और इब्राहिम लोधी के पुत्र को महाराणा सांगा ने बंदी बना लिया। 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने पराजित किया। खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच। खातौली युद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। गलत है। खातौली का युद्ध तो महाराणा और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा। जबकि खातौली मेवाड़ तथा पिपला तहसील कोटा की सीमा पर सामरिक महत्व का स्थल है। यह युद्ध सीमा सांगा तथा इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के पुत्र को बंदी बना लिया। महाराणा सांगा खातौली युद्ध में लड़ते हुए लंगड़ा हो गया था। निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? सांगा के समय मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी सेकंड था। गागरोन युद्ध 1519 ईस्वी में सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया। गागरोन युद्ध 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया। अतः मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय एवं गुजरात के मुजब शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। सांगा ने मोहम्मद से विदिशा एवं रायसेन से जीते। मोहम्मद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा सांगा ने उनके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें समाधान देकर वापस लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी हुए थे, मोहम्मद लोधी तथा हसन खां, बाबर को पराजित होने के बाद कुछ अफगानी सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की शरण में आ गए। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 ईस्वी में परास्त किया? वह बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को 16 फरवरी 1527 में परास्त किया। व्याख्या 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेनापति मेहंदी ख्वाजा को हरा बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुस्वान होकर सीकर जाने का मार्ग पकड़ा। वह भुस्वान में लगभग एक माह ठहरा रहा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया। महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के निम्न में से किस गवर्नर से जीता था? वह था हमारा मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर का सेनापति अर्थात गवर्नर था। उससे महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग जीता था। वाद यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को परास्त करने के बाद में अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? वह था राव गंगा ने। मारवाड़ के राव गंगा ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? वह था मालदेव। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ये युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा गया। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती परवीन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियाँ विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। 17 मार्च 1527 को खानवा मैदान में राणा सांगा एक मुगल सम्राट जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीरी नदी के किनारे हुआ। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाले शासक थे। खानवा युद्ध में राणा की सहायता करने के लिए देवलिया प्रतापगढ़ से राव बाज सिंह आए थे। बिजौलिया से गोकुलदास परमार, अफगान सुल्तान से मोहम्मद लोधी, मेवाड़ से हसन खान मेवाती, मारवाड़ से मालदेव राव गंगा का पुत्र राव मालदेव आया था मारवाड़ से राणा सांगा की सहायता। बीकानेर से राव जय सिंह का पुत्र कल्याणमल, अजमेर से पृथ्वीराज कछवा राणा सांगा की सहायता के लिए आया था। ईडर से
महाराणा राणा संघ की सहायता के लिए बारमल, मेहता से रायमल राठौड़ और बिरमदेव नागौर से खानाजादा, सिरोही से अखेराज देवड़ा, बागड़ डूंगरपुर से रावल उदय सिंह तथा सलूमर से राव रतन सिंह महाराणा सांगा की सहायता के लिए आए थे। महाराणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता के लिए गोगुंदा से जाला अज्जा, रायसीन से सलज तंवर, चंदेरी से मेदिनी राय, अजमेर तथा भरतपुर से अशोक परमार। उल्लेखनीय है कि खानवा युद्ध में के पूर्व बाबर ने रायसीन के सलज तंवर द्वारा सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा तथा युद्ध में इनके द्वारा अंतिम समय पर समर्थन वापस ले किया गया था। सांगा ने चंदेरी और मेदिनाय को गागरोन की तथा जगमेर भरतपुर को अशोक परमार की जागीर दी थी। खानवा के युद्ध में किस आमेर शासक ने राणा सांगा का साथ दिया था? वह पृथ्वीराज था। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा बारमल और विरमदेव मेड़तिया राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध लड़े हैं। निम्नलिखित में कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? मोहम्मद लोधी, हसन का, मालदेव तथा मोहिनी राय सभी राणा सांगा की तरफ से खानवा युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़े। खानवा युद्ध में किसने राणा सांगा के पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? बाबर का साथ देने वाला सलज तंवर था जो रायसीन का शासक था। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा था? वह था रायसीन के सलज तंवर के द्वारा, जिसने अंतिम समय में बाबर के पक्ष से खानवा के विरुद्ध बाबर के पक्ष से सांगा के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? मोहम्मद लोधी, हसन खान मेवाती, रावल उदय सिंह, गोकुलदास परमार सभी का महाराणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़े थे बाबर के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। कौन सा कथन असत्य है? खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जबकि यहाँ पे 1528 ईस्वी दे रखा है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की बातें, नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ है। मेवाड़ के राजवंश का स्थापत्य के गोइल को माना जाता है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? वह झाला अज्जा था। खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगने से मूर्छित होने पर घायल अवस्था में अजमेर के पृथ्वीराज और जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अक्षराज की देखरेख में उन्हें बसा ले जाया गया। सांगा की अनुपस्थिति में झाला अज्जा और सब राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया गया। उनकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। झाला अज्जा के इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए। थोड़ी ही देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया और बाबर विजय हुआ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से सुरक्षित वापस पहुंचा दिया। हुआ है पृथ्वीराज। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण था बाबर के सैन्य व्यवस्था में उसका तुलनामा प्रणाली। व्याख्या। खानवा के युद्ध में सांगा के पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को सेना तैयार करने का समय देना। राजपूती की युद्ध तकनीक भी पुरानी थी और वे बाबर की युद्ध की नवीन चक्रीय रचना तुलनापति से अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें, बंदूकें थी, जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई। रायसीन के सलज तंवर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा के साथ छोड़कर बाबर के साथ मिल गए। राणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़ में 30 जनवरी 1528 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी के मांडल में ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर महाराणा सांगा की समाधि कालपी से मांडल में महाराणा राज सिंह की सांगा की समाधि है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह बना। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528 से 31 तक, उनके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। 1531 में राणा रतन सिंह और सूरजमल दोनों अहियारिया उत्सव आखेट खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। चित्तौड़ के दूसरे शाखा में रानी कर्मावती ने जोहर किया था।
चित्तौड़ का द्वितीय शाखा 1533 से, चित्तौड़ का द्वितीय युद्ध 1533 से 1535 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में गुजरात के शाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासक था, जो 1531 से 1536 तक रहा। चित्तौड़ की रक्षा कर्णावती, जिसे कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, मगर हुमायूं समय पर सहायता कर सका। अंततः कर्णावती ने सुल्तान से संधि की। 14 मार्च 1533 में सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया और 1534 में सुल्तान ने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने हेतु चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया एवं ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया। विक्रमादित्य किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। अतः किले का पतन जानकर रानी कर्णावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जोर किया। यह चित्तौड़ के दूसरा शाखा के नाम से जाना जाता है। मार्च 1535 में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया। अगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। अतः विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ अधिकार कर लिया। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बना। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव समय मेवाड़ का राणा था उदय सिंह। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय 1537 से 1572 तक इनका राजकाल रहा। काल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर 12 अक्टूबर 1567 किया। उदयपुर में मांडू के सुल्तान बाज बहादुर शाह को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उनसे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और फत्ता पर छोड़ स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेरा काफ़ी लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात की दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। जयमल और फत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यह चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। 25 फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेखन कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर शाह को शरण प्रदान की। हुए थे महाराणा उदय सिंह। शासक बनने से पहले को कीका के नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। उदय सिंह की रानी जयंताबाई पाली नरेश अकेराज सोनरा की पुत्री की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 ईस्वी में रविवार को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूना कचेरी में। इनके बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम गोगुंदा में किया गया। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मान सिंह ने यहीं अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राजतिलक गोगुंदा के महादेव बावड़ी पर राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया, जहां आज एक छोटी छतरी बनी हुई है। ज्ञात है कि महाराणा प्रताप का विद्युत राजतिलक कुंभलगढ़ में हुआ। प्रताप ने भीलों के महत्व को दर्शाते हुए उन्हें मेवाड़ के राज चिन्ह में स्थान दिया। एक लिंग जी की मूर्ति के एक और भील और दूसरी ओर प्रताप के खड़े चित्र वाला राज चिन्ह प्रमाण है। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील, दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में आरंभ हुई? वह थी प्रताप के काल में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही कालक्रम कौन सा था? पहला जलालुद्दीन खान, फिर मान सिंह, भगवत सिंह टोडरमल। व्याख्या: मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे। पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां कोचरी के नेतृत्व में भेजा गया, जबकि आरबीएससी में नवंबर 1572 में बताया गया है। दूसरा प्रस्ताव अकबर द्वारा जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में। तीसरा प्रस्ताव 1573 में अक्टूबर 1573 में भगवंत दास के, और चौथा प्रस्ताव दिसंबर 1573 में टोडरमल के द्वारा भेजा गया। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? जलाल खान को। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित
तत्व शिष्टमंडल का नेतृत्व भगवंत दास ने किया। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा हुआ है? शांतिपूर्ण दिन तक स्वीकार कर सके। कौन था? टोडरमल। लास्ट में 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा? जलाल खान कोचरी को। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अब्दुल फजल ने किया। पहले पर जलाल खान गया, दूसरे पर मान सिंह, तीसरे पर भगवंत दास और चौथे शिष्टमंडल में टोडरमल गया था अकबर का। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है स्थित है? हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध मैदान राजसमंद जिले में है। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के दर्रे के बाहर बनास नदी के निकट खमनोर गांव राजसमंद में हुआ। 18 जून 1576 विक्रम संवत 1633 तरते जय सुधी को हुआ। 21 जून 1576 में स्रोत हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रकाशन गोपनीय शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। सादड़ी का जाला विदा ने प्रताप का स्थान लिया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। प्रतापबंदी नहीं बनाई जा सके। राज प्रशस्ति में के रचनाकार रणछोड़ भट्ट, राजप्रकाश के कवि किशोर दास द्वारा रचित जगदीश मंदिर प्रस्तुति 1652 ईस्वी में करसन भट्ट द्वारा राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दीघाटी के युद्ध के महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की नई वरण महाराणा प्रताप विजय हुए। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर के मीरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इतिहास का डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा की शोध का हवाला दिया। उनके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के आसपास के गांव की जमीन के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए। जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी के मुताबिक उक्त तारीख में किया गया है। कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा सांगा को विजय मानता है? राजप्रस्थिति, जगदीश मंदिर प्रस्थिति और राजप्रसाद सभी महाराणा प्रसाद को विजय मानते। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन से शासक थे? राम सिंह तंवर, जाला विदा, रावत, करसनदास चुंडावत, ये सभी महाराणा प्रताप के पक्ष में ही अकबर के विरुद्ध लड़े थे। व्याख्या हल्दीघाटी युद्ध में सेना के चक्रव्यूह रचना। महाराणा प्रताप की सेना में सेना के कमांडर जनरल महाराणा प्रताप, अरावल का भाग आगे का भाग मुस्लिम सेनापति एकम का सूरी के नेतृत्व में सलुम्बर का चुंडावत, करसनदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा का वाम पास का बायां भाग में वाम पास में झाला मान सिंह, सादड़ी का झाला विदा, दक्षिणी पास अर्थात दाया भाग में ग्वालियर राजा रामशाह तोमर व उनके 3 पुत्र शालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। चंद्रावल भाग में अर्थात पीछे के भाग में भील नेता पुंजा के नेतृत्व में पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, महासानी जगन्नाथ, पंडियार कल्याण, बच्छावत, जयमल मेहता, रतनचंद्र खेमावत, चारण जैसा, भामाशाह, केशव और ताराचंद प्रताप। अकबर की सेना में कमांडर मुगल सूबेदार मानसिंह, अरावल भाग में आगे के भाग में सैयद हासिम, जगन्नाथ कछवा, आसफा खां, गियासुद्दीन, मोहम्मद रफ़ीक बदायूंसी, वामपा बाएं भाग में गाजी खां, बादशी, राय लूणगरन, खेजादुल मंसूरी, दक्षिण अर्थात दाएं भाग में सैयद अहमद बरडा और चंद्रावल पीछे के भाग में माधो सिंह कछाव के नेतृत्व में मीर खां लड़े। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल के नेतृत्व हकीम खां सूरी थे और इसमें हकीम खां सूरी सेनापति थे अरावल के नेतृत्व में, और साथ में सलुम्बर के चुंडावत करसनदास, सरदारगढ़ के भीम सिंह, देवलगढ़ के रावत संगा। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भी सेना का कमांडर राणा पुंजा थे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था शालीवान, जबकि अकबर की सेना मान सिंह, जगन्नाथ कछवा और हकीम खां। अकबर की सेना के थे कौन सा सेनापति हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था? जगन्नाथ कछवा।
अकबर का सेना सारथी था। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। वीर विनोद में उल्लेखित है कि मेवाड़ के ख्यात के अनुसार मानसिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैणसी के अनुसार मानसिंह के पास 40,000 सैनिक और प्रताप के पास 9 से 10,000 सैनिक थे। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूं के अनुसार मानसिंह की सेना 5,000 सैनिक तथा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? वह अब्दुल फजल। व्याख्या: हल्दीघाटी के युद्ध के उपनाम: हल्दीघाटी। अब्दुल फजल के अनुसार खमनोर का युद्ध कहते हैं हल्दीघाटी को। गोगुंदा के अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध को, बदायूं के अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कहा जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदायूं के अनुसार कहा गया है। अब्दुल कादिर बदायूं के अनुसार कहा गया है। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्ष के जिन हाथियों में बहुत वीरता दिखाई गई उनके नाम हैं लूणा प्रसाद और गजमुक्त गजराज। हल्दीघाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी थे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी लूणा, गज मुक्त, गजराज, रन, मदार और खंडेराव चक्रवाय था। किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? चावंड को। चावंड सराड़ा तहसील सलम्बर जिला। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित कर अपने अधीन किया। उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा। उनके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज में प्रारंभिक 16 वर्ष 1613 तक चावंड बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रही। महाराणा प्रताप ने अपने नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? 1585 में स्थापित की, जो चावंड राजधानी 1585 से 1613 ईस्वी तक 28 वर्षों तक रही। इसे महाराणा प्रताप तथा उनके पुत्र अमर सिंह दोनों ने राजधानी रखी 28 वर्षों तक। राडचढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। महाराणा प्रताप। व्याख्या: महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले में उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। ये मुगल मुसलमानों द्वारा इन घाटियों में स्थापित 4 थाने जिन्हें छावनियाँ तथा देवल डोंगरी की घाटियों में देवारी उदयपुर में, देसुरी पाली में एवं दिवेर ब्यावर की ओर है में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सरिया सुल्तान खान था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपना निवास बनाया। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? दिवेर के युद्ध को। दिवेर भीम तहसील राजसमंद के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर में प्रारंभ किया। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान के मध्य हुआ, जिसमें प्रताप विजय रहे। सुल्तान खान अमर सिंह के हाथों मारा गया। 1582 से महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकार थे। सुल्तान खान गोरी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। 1580 ईस्वी में उत्तरार्ध में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में सेना भेजी तथा दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ कुंवर अमर सिंह और वह भामाशाह ने दिया। दोनों कथन एकदम सही है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? जगमाल कछवाहा ने किया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान मानसिंह। पहला सैन्य अभियान अकबर का मानसिंह 1576 ईस्वी में। दूसरा भगवान दास मानसिंह तथा कुतुबुद्दीन खान के द्वारा 1576 ईस्वी में। तीसरा अकबर खुद आया 1576 ईस्वी में। फिर शाहबाज खां 15 अक्टूबर 1577 में। शाहबाज खां दोबारा आया 15 दिसंबर 1578 ईस्वी में। शाहबाज खां फिर तीसरी बार आया महाराणा प्रताप से लड़ने अकबर का सैन्य अभियान लेके मई 1580 में। अब्दुल रहीम खान ने दिसंबर 1580 में। फिर लास्ट में जगन्नाथ कछवाहा अंतिम अभियान
1584 से 1585 में। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे? कौन कौन से थे? अब्दुल रहीम खां, फिर शाहबाज खां और जगन्नाथ कछवा। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 ईस्वी में किसे महाराणा प्रताप को पकड़ कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? वह जगन्नाथ कछवा को सौंपा गया। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया गया? शाहबाज खां द्वारा। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे क्रूर होकर अकबर ने 1577 से 1580 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज खां ने 1577 ईस्वी में लंबे समय तक कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी होने पर प्रताप किले का भार मानसिंह सोनग्राह को सौंपकर पहाड़ी की ओर निकल गए। अंत में भीषण संघर्ष के बाद अप्रैल 1578 ईस्वी को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दूर पर अधिकार कर लिया, किंतु कुछ समय बाद महाराणा प्रताप ने पुनः उस पर अधिकार करके अक्षराज के पुत्र सोनग्राह को किलेदार नियुक्त कर दिया। कालांतर में महाराणा प्रताप ने मालरगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर मुगलों द्वारा जीते गए सभी प्रदेशों पर आधिपत्य कर लिया। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में से निम्न में से किनको छोड़कर सभी पर अधिकार करने की सफलता प्राप्त की थी? वह था कुंभलगढ़ तथा चावनपुर। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को पराजित करके जाजपुर की जागीर प्रदान की। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवा की ओर से एक बड़ी सैन्य टुकड़ी भेजा गया।